चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक नौजवान ने पत्र लिखा है और गुहार लगाई है कि साहेब मुझे बचा लीजिए, बहुत ही गहरे षड्यंत्र में मुझे फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पत्र भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई अन्य जिम्मेदार लोगों को भी लिखा गया है। ये पूरी घटना इतनी भयावह और अविश्वसनीय है कि ऐसी साजिश और ऐसा षड्यंत्र आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। भारत के इतिहास को तो छोड़ दीजिए, शायद दुनिया के इतिहास में एक चुनाव जीतने के लिए इतना गहरा षड्यंत्र नहीं हुआ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में क्या करेंगे? बड़े बड़े लोगों के कान गर्म होंगे कि नहीं, उन्हें सजा मिलेगी कि नहीं, यह तो अलग का मामला है। लेकिन यदि इस पत्र पर भरोसा किया जाए तो आप जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है और टोपी पहनाई जा रही है, इसका बड़ा जबरदस्त उदाहरण सामने आया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि नेता लोग कुर्सी पाने के लिए कहां कहां तक गिर जा रहे हैं। नौजवान ने पत्र तो कई पन्नों का लिखा है, लेकिन बहुत कम शब्दों में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, एकदम ध्यान लगाकर सुनिएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि खुलकर मैदान में उतर गई हैं। पनौती शब्द अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और शब्द वो लेकर आ गई हैं। तो उधर पीएम मोदी राजस्थान में बहुत गुस्सा हो गए हैं। उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, वो गुस्से को थाम नहीं पा रहे हैं। लेकिन गुस्सा होने का कारण जब आप जान लेंगे तो गारंटी देता हूं आप भी गुस्सा हो जाएंगे। यकीन ना हो तो देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर मजेदार चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, टन से तुरंत बजा दीजिए। वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करिए। ये सब करने में 2-4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस पत्र की बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस समेत देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पीएमएलए के विशेष न्यायाधीशों को लिखा गया है। और मुख्य रूप से यह पत्र ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुखिया को लिखा गया है। और जो आरोप लगाए गए हैं तथा इस पत्र में जो कहानी बताई गई है, पूरी कहानी ध्यान से सुनते जाइए। पिछले 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का वोट पड़ना था, जो कि पड़ चुका है। मगर इसके कुछ दिन पहले यानी 3 नवंबर को एक प्रचंड कहानी शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को होटल से गिरफ्तार किया जाता है और बताया जाता है कि यह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पैसा देने आया था। इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें कोई व्यक्ति यह दावा करते हुए देखे जाते हैं कि उसने भूपेश बघेल को पहले 508 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए दिया था। और इस सारी कहानी को महादेव बेटिंग ऐप से जोड़कर बताया जाता है। और शायद पहली बार ऐसा होता है कि बिना जांच पड़ताल के ही ईडी नाम की जांच एजेंसी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। फिर क्या था, इसके थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता, स्मृति ईरानी टाइप के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। पूरा का पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ता है। खुद देश के प्रधानमंत्री भी घूम घूम कर महादेव ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने तथा जुआ खिलवाने का आरोप लगाते हैं वहां के मुख्यमंत्री पर। जबकि कांग्रेस लगातार कह रही थी कि इस ऐप को बैन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार जो भी कर सकती थी उसने पहले ही किया है। बहुत सारी छापेमारियां की, बहुत सारे जब्तीकरण किए, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐप को बैन नहीं किया। अब असली कहानी पर आइए जो अब सामने आई है पत्र के माध्यम से। होटल से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम है असीम दास। इसने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत प्रधानमंत्री और ईडी के मुखिया को पत्र लिखा है और पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से इसे गहरी साजिश में फंसाया गया है। और फंसाने वाला खुद इसका पुराना दोस्त है। असीम दास ने बताया कि मेरा एक दोस्त शुभम सोनी जो कि दुबई में रहता है, उसने मुझे दुबई बुलाया था। वहां उसने कहा कि रायपुर में मुझे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करवाना है, तुम उसे देखो। असीम दास तैयार हो जाता है, लेकिन असीम का दोस्त उसे यह भी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इस पर असीम को लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें डरने वाली बात कहां से आ गई। तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, यानी ज्यादा पैसे वगैरह की बात होगी तो लोग जलने लगते हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद दुबई वाला दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही यूरोप बुला लूंगा। इस पर असीम पूछता है कि तुम तो दुबई में रहते हो, मुझे यूरोप क्यों बुलाओगे? तो दुबई वाला दोस्त कहता है कि नहीं, यहां पर मेरा काम खत्म हो गया है, 5 नवंबर को मैं यूरोप चला जाऊंगा। इसके बाद असीम ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि उन लोगों से महादेव ऐप के बारे में बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि ईडी के कोई अधिकारी हैं मिश्रा जी, उनसे सारी सेटिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। यानी पत्र में इस व्यक्ति ने, असीम दास ने जो कहानी लिखी है उसके अनुसार इसका दोस्त लगातार इसे इशारों में ये बता रहा था कि सारी सेटिंग हो चुकी है, कोई टेंशन मत लेना। यानी अपने दोस्त को इशारों में भरोसा दे रहा था, लेकिन खुलकर नहीं बता रहा था कि रायपुर तुम्हें फंसाने के लिए भेजा जा रहा है या फिर क्या करने के लिए भेजा जा रहा है। इस पत्र में जो लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूं। इसके बाद दुबई में ही असीम का फोन जो कि सैमसंग कंपनी का था वो ले लिया जाता है और इसे आईफोन दे दिया जाता है। इसके बाद असीम दुबई से रायपुर पहुंचता है तो इसे काले रंग की इनोवा मिलती है। इसके बाद ये टाइटन होटल पहुंचता है। इसे निर्देश दिया जाता है कि गाड़ी को होटल के बाहर ही खड़ा कर देना और गाड़ी छोड़कर ये अपने कमरा नंबर 311 में चला जाता है। इसके बाद कोई व्यक्ति इसे मेन रोड पर मिलने के लिए बुलाता है और कार्बन कंपनी का एक फोन दे देता है। फिर इसे निर्देश दिया
जाता है कि जो इनोवा गाड़ी इसने होटल के बाहर खड़ी की थी उसका दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठा रहे। इसके बाद एक व्यक्ति नोटों से भरा हुआ बैग, 2 बैग लेकर आता है, इनोवा गाड़ी में रखता है। बैग से नोटों के बंडल कुछ गिरते हैं जिसे देखकर असीम घबरा जाता है। तभी इसे निर्देश दिया जाता है कि बैठे रहो, अभी और बंडल आएंगे, यानी और बैग आएंगे नोटों के। इसी बीच असीम ने जब अपना आईफोन ऑन किया तो इसने देखा कि जो दोस्त दुबई में था इसका, जिसका नाम शुभम सोनी है, उसका कोई वीडियो है। उसे देखने के बाद असीम ने अपने पत्र में लिखा है कि और ज्यादा घबरा गया और अब असीम को यह एहसास होने लगा कि वो किसी बड़े जाल में फंस गया है, फंसने वाला है, गहरे षड्यंत्र में जाने वाला है। इसके बाद असीम ने लिखा कि जो व्यक्ति नोटों से भरा हुआ बैग लेकर आया था उसने मेरे आईफोन से मेरा सिम निकाला और कार्बन वाले फोन में लगा दिया। इसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। फिर से असीम को निर्देश दिया जाता है कि तुम गाड़ी को होटल की पार्किंग एरिया में खड़ी कर दो और अपने कमरे में चले जाओ। असीम अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई दरवाजा खटखटाता है। एक व्यक्ति सामने होता है जो खुद को ईडी का अधिकारी बताता है और असीम से कहता है कि बेटा सारा सामान वगैरह तुमने रख लिया है। असीम ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने होटल का दरवाजा खुलवाया था उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसको सब कुछ मालूम है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यानी पूरी कहानी उसे पता थी। इसके बाद कथित ईडी अधिकारी असीम से कहता है कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम्हारा बयान तैयार है, बस मेरे साथ चलो। होटल की पार्किंग में जहां इनोवा गाड़ी खड़ी होती है, ईडी का कथित अधिकारी असीम को लेकर वहां पहुंचता है। तभी असीम देखता है कि वहां पहले से ईडी के 2 अधिकारी खड़े हैं। असीम ने लिखा है कि जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, तब उन लोगों ने कहा कि किसी न किसी को तो गिरफ्तार करना ही था, बिना सोचे समझे इतना ज्यादा नगद राशि नहीं लेनी चाहिए थी। इसके बाद असीम ने लिखा है कि ईडी के कथित अधिकारियों ने अंग्रेजी में लिखे गए लेटर पर मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया, जबकि मुझे अंग्रेजी पढ़नी लिखनी नहीं आती। आगे असीम दास ने यह भी लिखा है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल नेता या कार्यकर्ताओं से किसी तरह का लेन देन मैंने नहीं किया है, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। भूपेश बघेल के बारे में कहता है कि मैंने भूपेश बघेल को कोई पैसा वगैरह नहीं दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद पूरे देश में किस तरीके का शोर शराबा हुआ। खुद देश के प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे, चुनावी भाषण में उन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे थे, तरह तरह का आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बर्बाद करके ये पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब जिसके कबूलनामे के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, उस कबूलनामे पर जिस असीम दास के हस्ताक्षर थे, उसी का कहना है कि इस मामले की कायदे से जांच होनी चाहिए, मुझे बुरी तरह से फंसाया गया है, मेरा जो सिम कार्ड ईडी ने जब्त किया है उस सिम की जांच करिए, जो लोग गाड़ी में पैसे से भरा हुआ बैग लेकर आए थे उनका पता लगाइए, होटल के आसपास तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उनको खंगालिए, ईडी के जो अधिकारी यानी जो कथित अधिकारी असीम दास को होटल से उठाए थे उनकी जांच करिए और शुभम सोनी के उस वीडियो की भी जांच करिए जिसमें वो 508 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कह रहा है भूपेश बघेल को। यानी ये व्यक्ति एक एक कड़ी पर जांच करवाने की बात कह रहा है, जिससे खुलासा हो सकता है कि ये पूरी कहानी किसकी साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है। अब सोच कर देखिए, ईडी हमारे देश की एक जांच एजेंसी है, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है जिसके पास तमाम अधिकार हैं, लेकिन यदि इस पत्र की कहानी को सच माना जाए तो ये आरोप कितना गंभीर और चिंताजनक है कि ईडी के अधिकारी एक राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य में वोट पड़ने से कुछ दिन पहले बदनाम करने के लिए इतनी गहरी साजिश रचते हैं। हालांकि अधिकारियों ने साजिश नहीं रची होगी, ये सीधे सीधे राजनीतिक षड्यंत्र है यदि ये बातें सही हैं तो। मगर क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि जिस जांच एजेंसी का निर्माण मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया है, उस ईडी का प्रयोग इस तरीके से चुनाव जीतने के लिए, किसी नेता को बदनाम करने के लिए किया जाएगा। वैसे भी पिछले कई सालों से लगातार ईडी पर यह आरोप लगता है कि वो मोदी सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, एक शाखा के रूप में काम करती है। विपक्ष के तमाम नेताओं को ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला और कई बार अदालतों ने साफ साफ कहा कि इस तरह का कोई मामला तो बन ही नहीं रहा था, यानी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया विपक्ष के नेताओं को और महीनों महीनों जेल में सड़ने के लिए भेज दिया। अब सवाल यह है कि यह धोखा किसके साथ है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ ये पूरे देश की जनता के साथ धोखा नहीं है, फरेब नहीं है कि इतना गहरा षड्यंत्र ईडी से करवाया जाए, ईडी के अधिकारियों से करवाया जाए और फिर देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, स्मृति ईरानी जैसे लोग, पूरा का पूरा गोदी मीडिया हफ्तों तक दिन रात उसी पर चर्चा करे और ये सब कुछ इसलिए ताकि 4 दिन बाद जनता वोट करने जाए तो भूपेश बघेल को चुनावी नुकसान हो। अब कल्पना करके देखिए, जो लोग इतने गहरे षड्यंत्र करके सत्ता में आना चाहते हैं वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या करते होंगे, कर रहे होंगे या किया होगा और आने वाले वक्त में करेंगे। इस पत्र में असीम दास ने जिस तरह की बातें कही हैं और जिस तरह की जांच की मांग की है, सच में ये सब कुछ सोच से भी परे है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सत्यपाल मलिक ने सही कहा था कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, राजस्थान में भी पीएम मोदी समेत पूरी की पूरी भाजपा आए दिन लाल डायरी चिल्लाते हुए नजर आ रही है। मगर देखने वाली बात यह है कि यदि लाल डायरी में इतना ही बड़ा कोई बम होता तो क्या अब तक इतनी खामोशी होती और खाली आरोप ही लगाए जाते? लोग कह रहे हैं कि यदि लाल डायरी में एक तिनका भी मिल जाता, यदि ऐसी कोई लाल डायरी
होती और उसमें कोई बड़ा घोटाला होता तो राजस्थान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और वहां के मुख्यमंत्री को भी अब तक जेल में ठूस दिया गया होता। अब तो संदेह और गहराने लगा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कथित रूप से इतना गहरा षड्यंत्र हुआ वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, कहीं राजस्थान की कथित लाल डायरी भी उसी तरह की किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि अब यह कहना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मूर्खता की श्रेणी में आएगा। कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में ही भाषण देते हुए पीएम मोदी ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं और लगभग अपने हर एक भाषण में राजस्थान में पीएम मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए जरा इन सवालों को भी ध्यान से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में बोल रहे हैं कि राजस्थान की सरकार यहां की जनता से पेट्रोल पर 12 रुपए अधिक ले रही है, आपको लूट रही है। जबकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन जगहों पर पेट्रोल के दाम कम है। यानी भाजपा शासित 3 राज्यों का उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल की कीमतों को लेकर राजस्थान में बांट रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बता रहे, वहां भी तो भाजपा सरकार में है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तब पेट्रोल का दाम राजस्थान के जयपुर से लगभग 17 पैसा अधिक था। यानी बीजेपी शासित राज्य में पेट्रोल राजस्थान से महंगा है, उसका उदाहरण प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 97 रुपया है कुछ पैसा है। चंडीगढ़ में जो कि पंजाब की राजधानी है वहां पर 96 रुपया कुछ पैसा है। और इन दोनों राज्यों में कहीं कांग्रेस तो कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ज्यादा है, यह बात सही है, उतनी ही सही है जितनी मध्य प्रदेश में राजस्थान से ज्यादा कीमत है पेट्रोल की, यह बात सही है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस मुंह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता को महंगाई से यदि इतनी ही निजात दिलाने की चिंता है तो आप केंद्र की सत्ता में है, अपना वाला टैक्स कम कर दीजिए, हिस्सा कम कर दीजिए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार यदि 12 रुपया बढ़ाकर लूट रही है तो आप 20-25 रुपया घटाकर वहां की जनता को राहत दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और राजस्थान ही क्यों, कच्चे तेल की कीमत जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेहद कम हो चुकी है, आप चाहें तो डीजल पेट्रोल बहुत सस्ते दाम पर बेचा जा सकता है, तब भी आपने देश की जनता को कोई राहत नहीं दी। हां, चुनाव से पहले थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद भरपाई कर ली जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को सही ठहरा रहे हैं। इस बात को लेकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया। यानी प्रधानमंत्री को लग रहा है कि कांग्रेस के मंत्री ने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया, यह वहां के मर्दों का अपमान है, इसके साथ ही महिलाओं का भी अपमान है। और इतना सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आ गया। जाहिर सी बात है, ऐसी बात कांग्रेस का नेता कहे या किसी और पार्टी का नेता कहे, यह गुस्सा करने वाली बात तो है। मगर सवाल यह है कि जब अपना चहेता सांसद देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोप में घेरा जाता है तब प्रधानमंत्री को गुस्सा आया कि नहीं? जिन महिला पहलवानों को प्रधानमंत्री ने अपने घर का सदस्य बताया था, यानी अपनी बेटी बताया था, उन बेटियों ने जब अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाई थी प्रधानमंत्री से, तब आपको गुस्सा आया कि नहीं? क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है? जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को गुजरात की सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर समय से पहले रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद उन्हें लड्डू खिलाया गया, माला पहनाया गया, बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी देखा गया, तब प्रधानमंत्री को गुस्सा आया कि नहीं? मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड करवाया गया था, तब साहेब को गुस्सा आया कि नहीं? किसी के पास यदि जवाब हो तो दे दीजिएगा। उधर पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि पीएम मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को झटका देते हुए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया। और अब ममता बनर्जी ने कहा है कि हम क्रिकेट का विश्व कप जीत गए होते यदि फाइनल मैच कोलकाता में खेला गया होता। हमने सारे मैच जीते सिवाय एक के जिसमें पापी मौजूद थे। यानी ममता बनर्जी ने पनौती के बाद अब पापी शब्द दे दिया है। यानी उधर से राहुल गांधी का पनौती अटैक और इधर से बंगाल से पापी अटैक चालू हो गया है। हालांकि राहुल गांधी को इसी का नोटिस भी मिल गया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि भगवा त्यागियों का रंग है लेकिन तुम लोग भोगी हो। ममता बनर्जी ने एक बयान में यह भी कहा कि यदि वो मेरे 4 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजेंगे और उन्हें बदनाम करेंगे तो मैं उनके 8 नेताओं को हत्या और अन्य मामलों में जेल भेजूंगी। इसके साथ ही मोइत्रा के मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें संसद से निष्कासित करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले यदि ऐसा हुआ तो चुनाव में महुआ मोइत्रा को इसका लाभ मिलेगा। और यह पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का मामला उठने के बाद कुछ बोला है उनके बारे में। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा कितने जबरदस्त स्तर पर खोला गया है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री के परम मित्र का हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है। मैं पिछले कई महीनों से एक बात कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब राज्य की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां टकराती हुई नजर आएंगी।
छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों देखा भी गया था। इसके पहले सीबीआई को लेकर कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री को किस तरीके से पाबंदी लगा दी है, ये भी आपने देखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ईडी के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी को इतना न डराओ कि डर खत्म हो जाए। हाल ही में आपने राजस्थान में भी देखा, ईडी के अधिकारियों को घूस लेते हुए पकड़ा गया। यानी चारों तरफ से जिन राज्यों में भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को घुसने न दिया जाए और छापेमारी करने से रोका जाए, उनको अपना काम करने से रोका जाए। हालांकि वो काम किसका कर रहे हैं, इस तरह के तमाम आरोप पिछले दिनों में लगे हैं, आप सब लगातार देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।